वन पीस। तो आज मैं उस आर्क के बारे में बात करूंगा जिस आर्क को देखने के बाद मुझे लिटरली वन पीस से प्यार हो गया था। वो आर्क जो कि मेरा सबसे फेवरेट आर्क है। वो आर्क जिसमें मैं ना जाने कितनी बार रो चुका हूँ। वो आर्क जिसने हम सबको एंड तक रुला दिया था। वो आर्क जिसे देखने के बाद हम मजबूर हो गए थे पूरा वन पीस देखने के लिए। तो मैं बात कर रहा हूँ मरीन फोर्ड के बारे में। तो आज मैं इस वीडियो में मरीन फोर्ड के बारे में बात करूंगा। अगर मैं किसी भी वन पीस फैन से ये पूछता हूँ कि तुम्हारा फेवरेट कौन सा आर्क है, तो मैं कंफर्म हूँ कि वो मुझे इसी आर्क के बारे में बोलेगा। ये आर्क है ही इतना मस्त मेरे भाई। मतलब तुम्हें इसमें हर चीज देखने को मिलेगा। इमोशन, फाइटिंग स्किल, बॉन्डिंग, मतलब हर चीज। तो चलो अब इसे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मरीन फोर्ड आर्क लगभग 50 एपिसोड्स तक का होगा। तो जिन जिन लोगों ने अभी तक मरीन फोर्ड आर्क नहीं देखा है, तो प्लीज़ ये वीडियो को मत देखो, इसे यहीं पर रोक दो। मैं नहीं चाहता कि तुम लोगों को पहले से ही स्पॉइलर मिले। मैं नहीं चाहता कि तुम लोगों का मज़ा खराब हो। मैं यही चाहता हूँ कि जो मैं फील कर रहा था इस आर्क को देखने के बाद, वो तुम भी फील करो। तो जिन जिन ने अभी तक मरीन फोर्ड आर्क नहीं देख के रखा है, तो पहले वो जाकर देखो, उसके बाद ये एपिसोड देखना। तो सबसे पहले तो ये आर्क शुरू होता है एस को एग्जीक्यूट करने के बारे में। ब्लैक बियर्ड से लड़ाई करने के बाद एस हार जाता है और ब्लैक बियर्ड मरीन को एस दे देता है ताकि वो वॉरलॉर्ड बन सके। तो ये पूरा आर्क एस को एग्जीक्यूट करने के बारे में है। मरीन वाले उसे मरीन फोर्ड पर लेके जाते हैं एग्जीक्यूट करने के लिए, लेकिन ऑफ कोर्स एस कमांडर है वाइट बियर्ड पायरेट का, तो वाइट बियर्ड तो उसे बचाने के लिए आएगा ही। और ये बात मरीन वालों को पता होती ही है कि वाइट बियर्ड ज़रूर एस को बचाने के लिए आएगा वहाँ पर। तो इसलिए पूरा नेवी का यूनिट वहाँ पर प्रेजेंट होता है। एडमायरल, वाइस एडमायरल, मतलब जितने भी सारे रैंक वाले ऑफिसर्स हैं, वो सब के सब वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं और सब के सब वाइट बियर्ड का वेट कर रहे होते हैं। जब मरीन फोर्ड आर्क शुरू होता है तब हम देखते हैं कि एस को एग्जीक्यूट करने के लिए ले जा रहे होते हैं, और तब एस अपने पास्ट के बारे में याद करता है और वो एक डायलॉग बोलता है जहाँ पर लूफी पहले से प्रेजेंट होता है, वी हैव टू लिव आवर लाइफ विदाउट रिग्रेट्स। मुझे ये डायलॉग बहुत ही अच्छा लगा। इसका मतलब यही है कि हमें अपने लाइफ को बिना रिग्रेट की तरह जीना चाहिए, आगे कुछ भी हो। फिर हम लोग देखते हैं कि एस को ऊपर लेके आते हैं और सारे मरीन के ऑफिसर्स वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं और इस पूरे व्यू को ब्रॉडकास्ट किया जाता है कि सब कोई, पूरा पब्लिक उसे देखे। और इतना तामझाम इसीलिए क्योंकि एस भी कोई कम नहीं है मेरा भाई। वो कमांडर है वाइट बियर्ड का, वन ऑफ द 4 एम्परर का, मतलब उसमें कुछ तो बात होगी। और फिर हम देखते हैं लूफी को। लूफी, जिम्बे, क्रोकोडाइल, इवान, सब कोई आ रहे होते हैं एस को बचाने के लिए। जब लूफी अमेज़न लिली में होता है तब वो एक ग्रैनी को बता रहा होता है कि एस उसका भाई है, और वो उसे बताती है कि एस का तो पब्लिक एग्जीक्यूशन होने वाला है। और तब जो लूफी का एक्सप्रेशन होता है, मतलब फट के हाथ में आ जाती है उसकी, वो सीन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। उसी टाइम लूफी को पहली बार पता चलता है कि एस एग्जीक्यूट होने वाला है। और उसके बाद सबसे ज़्यादा अमेजिंग सीन, मतलब सेनगोकू एस से पूछता है कि तुम्हारा फादर कौन है, और एस तुरंत बोलता है कि मेरा फादर सिर्फ वाइट बियर्ड है। तब सेनगोकू बोलता है, नहीं, तुम्हारा बाप वाइट बियर्ड नहीं, तुम्हारा बाप गोल्ड डी रॉजर द पायरेट किंग है। और ये सुनने के बाद मुझे तो भाई गूज़बम्स आ रहे थे, और जितने भी सारे मरीन वाले हैं सबकी फट के हाथ में आ जाती है ये सुनने के बाद कि एस पायरेट किंग का बेटा है। और उसके बाद थोड़ा सा हम लोग को बैक स्टोरी दिखाया जाता है। जब गोल्ड डी रॉजर जेल में होता है, जब उसे एग्जीक्यूट करने ले जा रहे होते हैं, तब वहाँ पर गार्प होता है और गोल्ड रॉजर गार्प से बोलता है कि तुम मेरे बेटे को प्रोटेक्ट करो, तुम उसे अपने साथ रखो, मैं और किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता तुम्हें छोड़कर। और उसके बाद हमें वन पीस का वन ऑफ द सैडेस्ट स्टोरी देखने को मिलता है
एस की मॉम के बारे में, कि कैसे पूरे मरीन वाले चाहते थे कि गोल्ड रॉजर का एक भी फैमिली मेंबर ना बचे और एक भी क्रू मेंबर ना रहे, इसलिए वो सब के सब को एग्जीक्यूट कर रहे थे। और तब एस की मॉम प्रेग्नेंट थी और सिर्फ इसी वजह से एस को उसकी मॉम ने अपने पेट में 21 महीने तक रखा था। जहां एक बच्चा सिर्फ 9 महीने में ही पैदा होता है, उसकी मॉम ने उसे प्रोटेक्ट करने के लिए 21 मंथ तक अपने पेट में रखा। मतलब ये देख के भाई रोना आ गया था। ये सबसे ज्यादा सैडेस्ट मोमेंट है। और फिर एस के पैदा होने के कुछ देर बाद ही उसकी मदर का डेथ हो जाता है। उसके बाद हम गार्प को देखते हैं, जिसके हाथ में एस होता है, और उसके बाद हम लूफी और एस की स्टोरी देखते हैं। तब लिटरली हमें फर्स्ट टाइम दिखाया गया था कि एस और लूफी सगे भाई नहीं है। मतलब मुझे तो पहले लगता था कि लूफी और एस सच में अपने भाई होंगे, लेकिन इसके बाद हमें पता चला। और गार्प हमेशा चाहता था कि वो लोग मरीन ऑफिसर्स बने, लेकिन ये लोग हमेशा से चाहते थे कि ये पायरेट बने। उस वजह से इन लोगों ने बहुत मार भी खाई है। और उसके बाद हम देखते हैं कि जितने भी सारे मरीन ऑफिसर्स थे, सब के सब वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, और उसके साथ में जितने भी वॉरलॉर्ड हैं, सब के सब वहाँ पर आ जाते हैं, और सब के सब वाइट बियर्ड का वेट कर रहे होते हैं। और तब लिटरली हम पहली बार वाइट बियर्ड की एंट्री देखते हैं। मतलब सच में पानी के अंदर से सिप निकल रहे होते हैं। ये देखकर तो मेरा माइंड ही फक हो गया था। और उसके बाद वाइट बियर्ड की एक्साइटिंग वाली एंट्री, मतलब ये देखने के बाद तो सबकी फट के हाथ में आ जाती है। वाइट बियर्ड आ गया है इसे बचाने के लिए। और वाइट बियर्ड को पहली बार हम लोग अपने पावर का यूज करते हुए देखते हैं। मतलब मैं फैन हो गया था ये देखकर। और भाई सच में वाइट बियर्ड की एंट्री देखकर मजा ही आ गया था। और इतने सारे क्रू मेंबर वाइट बियर्ड के, और सबके सब एस को बचाने के लिए आए थे। लेकिन एस को ये देखकर बुरा लग रहा था, क्योंकि उसके चक्कर में पता नहीं कितनों की मौत हो जाएगी। इस वजह से एस नहीं चाहता था कि उसे कोई भी बचाने आए। लेकिन आखिरकार वाइट बियर्ड का मेंबर है वो, तो वाइट बियर्ड तो आएगा ही ना उसे बचाने के लिए। और उसके बाद खतरनाक वाला फाइट शुरू। और जब सेनगोकू बोलता है कि इस आदमी के पास इतना पावर है कि ये पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकता है, उसके बाद तो सबकी फट के हाथ में आ जाती है। मतलब कि एक एडमायरल बोल रहा है कि उसके पास इतना ज़्यादा पावर है कि वो पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो तुम सोच सकते हो कि उसके लोअर रैंक वाले ऑफिसर्स का क्या हाल होगा। बहुत ही ज़्यादा मस्त फाइट होता है मरीन और वाइट बियर्ड पायरेट्स के बीच में। और उसके बाद हम देखते हैं मीहॉक को अटैक करते हुए वाइट बियर्ड पे। और वाइट बियर्ड ज़रा सा भी नहीं हिलता है उस अटैक से, क्योंकि उसे पता होता है कि उसके क्रू मेंबर उसे बचा लेंगे। और डायमंड आकर उसे बचा लेता है। ये सीन बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था। मतलब माइंड फक हो जाएगा ये सीन देखकर। और फिर हम देखते हैं वाइट बियर्ड के कमांडर को, मार्क को, फाइट करते हुए। मतलब बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग स्टाइल फाइट करने का। और उसका जो डेविल फ्रूट का पावर है, वो तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और फिर हम अकाइनू को देखते हैं। उसका डेविल फ्रूट का पावर भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, मतलब लावा। बाकी सब तो अकाइनू के बारे में ठीक है, लेकिन एक काम उसने अच्छा नहीं किया। वाइट बियर्ड के एक क्रू मेंबर को ही वाइट बियर्ड के खिलाफ भड़काया। ये अच्छा नहीं हुआ। मतलब बहुत ही ज़्यादा घटिया काम किया स्क्वाड के साथ। स्क्वाड से कहा उसने कि तुम सबको वाइट बियर्ड इसीलिए यहाँ पर लेके आया है क्योंकि वो चाहता है कि एस पायरेट किंग बने और तुम सभी मर जाओ। और उसके बाद सबसे सैडेस्ट मोमेंट हम देखते हैं, स्क्वाड अटैक करता है वाइट बियर्ड पे। लेकिन उसके बाद जो होता है वो तो मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कभी भी होने के लिए। उसके बाद वाइट बियर्ड उसे जोर से गले लगा लेता है। मुझे तो लगा था कि बहुत जोर से मारने वाला है, लेकिन फिर वो बोलता है इस क्रू मेंबर में जितने भी लोग हैं सब के सब मेरे बेटे हैं, तो मैं अपने बेटों की गलती को माफ करता हूँ। मतलब ये सीन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सीन था। इस वॉर में हम लोग को सबसे पहली बार डोफ्लामिंगो को दिखाया जाता है।
बहुत ही ज़्यादा खतरनाक कैरेक्टर। ये अभी तो नहीं, लेकिन आगे जाकर पता चलेगा। सब के सब वॉरलॉर्ड लड़ रहे होते हैं व्हाइट बियर्ड के खिलाफ, लेकिन सिर्फ एक वॉरलॉर्ड, बोआ हैंकॉक, जो कि लड़ रही होती है लूफी के साइड से। और फिर हमें देखने को मिलता है कि मार्को एकदम जस्ट टच करने ही वाला होता है एस को, लेकिन वहीं पर गार्प आ जाता है और उसे एक पंच मारता है जोर से। मतलब लिटरली मुझे लग रहा था कि अब तो एस रिलीज हो ही जाएगा, मार्को आ ही गया है, उसे आकर बचा लेगा, लेकिन वहां पर फिर गार्प आ जाता है। मतलब गार्प एक पंच में ही उसे खत्म कर देता है। मतलब गार्प सबसे ज्यादा अजीब सिचुएशन में फंसा हुआ है यहाँ पर। वो एस को बचा भी नहीं सकता और एस को मार भी नहीं सकता, क्योंकि लूफी की ही तरह वो भी उसका ग्रैंडसन है। और उसके बाद जो होता है वो देखकर तो मुझे भाई लिटरली रोना आ गया। मतलब गार्प रोते रोते बोलता है कि मैंने तुम दोनों से कहा था कि तुम दोनों मरीन ऑफिसर बन जाओ, लेकिन तुम दोनों ने मेरी बात नहीं सुनी। अगर सुनते तो ये दिन आज नहीं देखना पड़ता। आखिर मैं क्या करूँ एस? मैंने तुमसे कहा था जिस तरह जीने को, तुमने वो चुना ही नहीं। और ये सब कुछ के बीच में एंट्री होती है हमारे लेजेंडरी, माय फेवरेट कैरेक्टर लूफी की। मतलब भाई को बचाने के लिए इतनी दूर से आया है वो बंदा। सबसे पहले तो साबाओडी में फाइट किया, वहाँ से गया अमेज़न लिली, वहाँ पर जाके फाइट किया, फिर वहाँ से आया इम्पेल डाउन, वहाँ पे जाकर फाइट किया, फिर वहाँ से डायरेक्ट आया मरीन फोर्ड। मतलब तुम सोच रहे हो वो कितना ज़्यादा डिस्टेंस कवर करके आया अपने सिर्फ भाई को बचाने के लिए, और कितना फाइट करके आया है। और मतलब एंट्री भी होती है तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक, सारे कोई ऊपर से गिरते हुए आते हैं। भाई साहब उसकी एंट्री देखकर एस की फट गई, ये साला क्या बंदा ऊपर से गिर कर आ रहा है। और जैसे ही लूफी आता है वो फाइट करना स्टार्ट कर देता है। वो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि वो आखिर आगे है कौन। He doesn't give a fuck, आगे कोई भी हो, वो किसी को भी समझता नहीं, वो किसी को भी वैल्यू नहीं करता। उसके सामने जो आएगा वो मार खाएगा। और फिर एक मोमेंट पर तो हमें लगता है कि अब एस एग्जीक्यूट हो ही जाएगा, लेकिन फिर हम ये अपना बेस्ट सीन देखते हैं। मतलब ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट सीन्स है, जब लूफी कॉन्करर हाकी का यूज़ करता है और सारे लोग बेहोश हो जाते हैं। मतलब ये जो सीन है ये बहुत ही ज़्यादा माइंड फक करने वाला सीन है, मज़ा आ जाता है ये देखकर। और उसके बाद मेरा दूसरा वन ऑफ द फेवरेट सीन, लूफी बोलता है जिम्बे को कि मुझे अंदर फेंको तुम, इन लोगों को तो मैं बताता हूँ। और फिर जिम्बे वही करता है, लूफी को अंदर फेंकता है। और उसके बाद जो लेजेंडरी एंट्री होती है लूफी की, वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। मतलब तीनों एडमायरल के सामने ऐसे घुसता है, लगता है वो लोग कुछ है ही नहीं। मैंने अभी कहा ना भाई, ही डजंट गिव अ फक, आगे कोई भी हो, चाहे एडमायरल ही क्यों ना हो, वो किसी से भी नहीं डरता। उसका मोटिव है सिर्फ एस को बचाना, तो वो किसी भी तरह से एस को बचाएगा। और आखिरी में लूफी की ये मेहनत बेकार नहीं जाती और लूफी एस को बाहर ले आता है। तब तो हमें ऐसा लग रहा था कि अब ये वॉर ख़त्म होने वाला है, अब तो एस छूट गया। और जैसे ही एस छूटता है तब उसकी पावर का यूज़ करते हुए हम उसे देखते हैं दोबारा। और ये देखने के बाद कि एस फ्री हो गया है, सब के सब बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद सबसे ख़राब मोमेंट होता है। मतलब ये नहीं होना चाहिए था। एस और लूफी दोनों वाइट बियर्ड के पास जा ही रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ से अकाइनू वाइट बियर्ड के बारे में उल्टा पुल्टा बोलने लगता है। और ये सुनने के बाद एस बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो उसके कैप्टन के बारे में ऐसा बोल रहा है। और फिर एस को लगता है कि इसे सबक सिखाना चाहिए, और तभी फिर एस जाता है उससे लड़ने के लिए। और उसी टाइम सबसे ज़्यादा ख़राब सीन होता है। मतलब कि ये सीन नहीं होना चाहिए था। अकाइनू लूफी पर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन उसके सामने एस आ जाता है और लूफी को बचा लेता है और खुद मर जाता है। मतलब ये सीन सबसे ज़्यादा खतरनाक सीन है। मतलब ये देखने के बाद तो मेरे आंसू ही नहीं रुक रहे थे। मतलब अकाइनू एकदम से इस पर अटैक कर देता है
लूफी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये क्या हो गया। और उसके बाद लूफी की जो हालत होती है, जिम्बे उसे लेकर वहां से वापस चला जाता है और उसके बाद वहीं पर ब्लैक बियर्ड की एंट्री होती है। ब्लैक बियर्ड सबसे ज़्यादा दोगला कैरेक्टर है। फिर हमें वाइट बियर्ड वर्सेस ब्लैक बियर्ड की फाइट देखने को मिलती है थोड़ी बहुत, लेकिन ब्लैक बियर्ड तभी भी वाइट बियर्ड को नहीं हरा पाता है, लेकिन आखिरी मोमेंट पे वो उसे हरा देता है और उसके डेविल फ्रूट पावर को भी ले लेता है। वाइट बियर्ड उसे लिटरली ख़त्म करने ही वाला होता है, लेकिन उसके क्रू मेंबर उसे गोली मार देते हैं। फिर हमें लास्ट में पता चलता है कि वाइट बियर्ड 70 साल का था और उसे 152 बुलेट्स लगी थी और 46 टाइम कैनन बॉल से उस पर अटैक हुआ। और उसके बाद लास्ट में वो बंदा तभी भी सीधा खड़ा था, वो मरने के बाद भी सीधा खड़ा था। इतना सारा अटैक होने के बाद भी वो बंदा सीधा खड़ा था और प्राउडली वो डिफीट हुआ। और उसके बाद ब्लैक बियर्ड उसका डेविल फ्रूट ले लेता है और आखिर में हमारे सैंक्स की एंट्री होती है। और वो जैसे ही उसकी एंट्री होती है, सबकी फट के हाथ में आ जाती है। वो आते ही बोलता है, अगर किसी को भी फाइट करना है तो आ जाओ। और तब सैंक्स बोलता है कि जो वाइट बियर्ड और एश का जो लाश है, मैं उसे दफनाना चाहता हूँ, तो अगर किसी को भी मेरे से फाइट करना है तो अभी आकर कर लो। और तब आखिरी में सेनगोकू बोलता है कि ये वॉर ख़त्म हो चुका है। और फिर सैंक्स वाइट बियर्ड और एस को लेकर जाता है दफनाने के लिए। और फिर यहाँ पर ख़त्म, यहाँ पर मरीन फोर्ड आर्क ख़त्म। तो चलो अब इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर इस तरह के कंटेंट तुम्हें पसंद है तो इसे सब्सक्राइब करो।